हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला टॉपिक है। लास्ट सीरीज में या लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को, और इसी के तर्ज पर हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं उच्च न्यायालय। फ्रिक्वेंटली यहाँ से पेपर में क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद देखे गए हैं, तो आज हम देखने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, कहाँ से उच्च न्यायालय का उद्भव हुआ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में, लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का आया, कहाँ से उच्च न्यायालय वहाँ पर बनी। तो उच्च न्यायालय जो है भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करती है। अब जो ये उच्च न्यायालय है, ये आप ये कह सकते हो मीडिएटर है या बीच की कड़ी भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं बीच की कड़ी? ये उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन अधीनस्थ न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच की एक कड़ी होती है। इनके दोनों के बीच में ये क्या करता है? कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है हमारे पास। ठीक है, हर राज्य उस पर डिपेंडेबल है और वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो राज्य के हिसाब से, राज्य के तौर पर अगर हम देखें, यानी कि किसी भी राज्य के अगर हम न्यायिक प्रशासन की बात करें, कानूनी प्रशासन की बात करें, तो सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय, या इसकी स्थिति क्या होती है? शीर्ष पर होती है। तो सबसे पहले जो भारतीय उच्च न्यायालय की संस्था का जो अगर सर्वप्रथम गठन की बात करें, तो जो हमारे पास अधिनियम आया था 1861 का जो अधिनियम हमारे पास आया था, उसके अंतर्गत 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। सबसे पहले जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में कर दी गई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय बनाया गया और 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। इस तरीके से हमारे पास इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यहाँ पर तैयार हो जाती है। और इस भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की यहाँ पर व्यवस्था की है। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या किया जाएगा? एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हमने कुछ चेंजेस भी करे हैं। 7वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हमने संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो न्यायालय है किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र का, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी वो क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान की अगर हम बात करें, 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें, तो देश भर में 25 उच्च न्यायालय हमारे पास हैं। जो रिसेंटली बना था आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है 25वां। अगर इसकी संरचना और नियुक्ति की बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर हमारे पास कुछ नहीं बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है, इतने होने ही चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में था कि मूल संविधान में एक न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और साथ साथ उसके जितने न्यायाधीश होंगे, जितना राष्ट्रपति नियुक्त करता है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार नियुक्त करता है, उतने ही वहां पर न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति और जो ये न्यायाधीश हैं, इनको अगर हम चुनने की बात करें तो इनके राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे कार्य की आवश्यकताओं के साथ समय समय पर उनकी संख्या को क्या कर सकता है? निर्धारित कर सकता है। अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद बात की जाती है। ठीक है, कल हम लास्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो है, आप पीछे जाकर जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो परामर्श शब्द है, हमने देखा था वहां पर किस तरीके के 3 जजेस केस वहां पर हुए थे और उन जजेस के बारे में लास्ट जो वीडियो है वहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब किया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, तो केवल राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश
और संबंधित राज्य यानी जिस राज्य के लिए उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। जो मुख्य न्यायाधीश है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, हमारे पास उच्च न्यायालय रखा जा सकता है। न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में अगर बात करें कि भाई हमने न्यायाधीश राष्ट्रपति ने चुन लिया या मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल की परामर्श से हमने चुन लिया, ठीक है, न्यायाधीशों के परामर्श से चुन लिया, भारत के सीजेआई जो है उसके परामर्श से चुन लिया, लेकिन क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति को जिसे हम क्या बना रहे हैं या जिसे राष्ट्रपति क्या बना रहा है, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बना रहा है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो और उसे भारत के न्यायिक कार्य में कम से कम यानी न्यायाधीश कम से कम 10 वर्षों तक क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। दूसरा, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उसकी न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम सीमा का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे हमने कहा था कि जैसे लोकसभा के लिए 25 कम से कम होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, या राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, इस तरह की कोई न्यूनतम सीमा वहाँ पर रखी गई है। लेकिन न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है संविधान में। बस ये क्वालिफिकेशन रखी गई है कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायिक कार्य में वो अनुभव हो, या फिर वो लगातार उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये बात वहां पर रखी गई है। अगर हम बात करें इसके बारे में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो पद संभालने से पूर्व जो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान के प्रति क्या कहता है शपथ में कि भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करेगा, भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रहेगा, सम्यक प्रकार और श्रद्धापूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। चौथा, संविधान और विधि की मर्यादा वहां पर क्या रखेगा, बनाए रखेगा हमेशा, ठीक है। अब जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल, अगर हम देखें कि क्या टाइम पीरियड है, किस तरीके से उनका कार्यकाल होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है। यानी कि संविधान की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल भी कोई वहां पर डिफाइन नहीं है, कोई वर्णन हमें नहीं मिला है, लेकिन वहां पर 4 प्रावधान किए गए हैं। 4 क्या क्या प्रावधान है इस संबंध में, इस कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला है कि वो कम से कम अपनी 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है और उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श लेगा राष्ट्रपति, अंतिम निर्णय किसका होना चाहिए, राष्ट्रपति का ही होगा। तो पहले आप ये कह सकते हैं 22 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। दूसरा, यदि वो राष्ट्रपति को क्या कर दे, अपना त्याग पत्र भेज दे, तब उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है, ठीक है, यानी संसद जब सिफारिश करेगी तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा देगा। जैसे हमने इम्पीचमेंट कहा था कि भाई किसके ऊपर, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है भारत का, ठीक है, उसको भी हटाया जा सकता है 100 लोकसभा से, 50 राज्यसभा से, ठीक है, सभापति और अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। उन्हें लगता है तो फिर एक कमेटी बनाते हैं 3 मेंबर्स की, कमेटी को भी लगता है कि अगर ये सही है संसद में भेजा जाता है, और अगर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद उसी दिन राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो है क्या कर देता है, उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। तो तीसरा यहां पर हो गया है, पहला हमारे पास जैसे कि था 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, या तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटाता है। और चौथा, यदि उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो गई हो या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो गया हो तब भी उसे अपना पद छोड़ देता है, रिक्ति तब भी हो जाती है। जैसे लास्ट देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है, उसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। वहां पर जैसे हमने कहा था सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है, ठीक है, तटस्थ न्यायाधीश होते हैं, हमारे पास कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं। अगर इन पे
पे नियुक्ति कर दी जाती है तो उसका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, या फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है तब भी पद खाली हो जाता है। इस स्थिति में भी उसका कार्यकाल क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेट के उस उच्च न्यायालय से समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें न्यायाधीशों के स्थानांतरण की, ठीक है, किस तरीके से जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो न्यायाधीश जो हमारे पास ट्रांसफर है वो भी कौन कर देगा, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श के बाद, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, ठीक है। और उससे मिलने वाले जितने भी वेतन हैं, भत्ते हैं, सबका हकदार होता है, जो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या प्रावधान रखा गया था स्थानांतरण में, तो 1977 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप या लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया गया है, न कि दंड के रूप में। सबसे पहले कहा गया कि जो ट्रांसफर किए जाते थे पहले 1977 तक, तो कहा गया कि भाई केवल किसी से क्या है, कोई अपवाद अगर हो गया है किसी मामले में तब किया जा रहा है, या पर्टिकुलर किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है जहां पर उसके द्वारा लोगों का कल्याण की बात ध्यान में रखी जा रही है, तब दिया जा रहा है। किसी प्रकार के दंड के रूप में उसका ट्रांसफर नहीं किया। जनरली आप देखते होंगे, ठीक है, कि कोई मामला अगर सामने आता है तो सस्पेंड न करके उसको दुर्गम जो इलाके होते हैं वहां पर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। दोबारा से यह मामला उठा 1994 में, जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। अब यहां पर होता क्या था 1994 से पहले कि भाई यहां पर न्यायाधीशों का आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जन लोक कल्याण की भावना को उसको देखते हुए आपने उसको क्या बेस बनाया और उसका जबरदस्ती क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया, या अपनी मनमानी के कारण आपने भेज दिया गया, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, कि सपोज कीजिए कभी किसी न्यायाधीश से अगर किसी मामले में विवाद हो जाता है तो न्यायाधीश उसका ट्रांसफर कर देता है, कहां पर, किसी दुर्गम क्षेत्र में, ठीक है, और उन्हें जाना ही पड़ता है क्योंकि नौकरी है, उन्हें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस मनमानी को रोकने के लिए फिर 1994 में चैलेंज किया गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए क्या होनी चाहिए, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। यानी अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप कोर्ट में उसको ले जा सकते हो, उसकी समीक्षा करा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक तथ्य रखा गया कि अब जो है, जो ट्रांसफर है 1994 के बाद क्या होगा, न्यायिक समीक्षा वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले में चुनौती दे सकता है जिसका क्या किया गया है, यहां पर स्थानांतरित किया गया है। यानी जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया है केवल वही चुनौती दे सकता है, उसके बिहाफ पे या कोई और उसको चुनौती नहीं दे सकता है। तो आज हमने देखा गाइस उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में। इसके बाद जो इसके उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं हमारे, जैसे क्षेत्रीय अधिकार होते हैं, अपीलीय अधिकार होते हैं, और हमारे पास कुछ जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं हमारे पास, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं हमारे पास, अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं हमारे पास, ये सारी व्यवस्थाएं भी उच्च न्यायालय में भी की गई हैं। लास्ट वीडियो में, जैसे मैंने पहले बताया, लास्ट वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। बेहतर से बेहतर वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने विचारों को हमारे साथ दे सकते हैं, हमारे पास दे सकते हैं और हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।